तो बेटा नियम तो हमने पढ़ लिए, अब क्या करना, उन नियम को अप्लाई करना है, आईयूपीएसी नाम निकालना है। जैसे जैसे हम अप्लाई करते जाएंगे ना, वैसे वैसे कंसेप्ट आपको समझ में आते जाएंगे कि आखिर हमने वो रियल नियम लिखे क्या थे, कैसे उनको अप्लाई करना। देखें जैसे ये कंपाउंड है डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। अब मैंने तो डायरेक्ट आईयूपीएसी नाम बोल दिया, कैसे आया। सबसे पहले धनायन और ऋणायन पहचानो। तो धनायन क्या, ऋणायन क्या है, Cl माइनस। तो धनायन क्या होगा, ये पॉजिटिव लगा हुआ संकुल। अब संकुल के ऊपर जितना आवेश होगा, ऑक्सीकरण अंकों का कुल योग भी उतना ही आना चाहिए। कुल आवेश कितना है, +1 है। अमोनिया आपको पता है उदासीन अणु होता है, तो इसकी वजह से तो ऑक्सीकरण अंक 0 आएगा ना। 0 में कितना ऐड करोगे कि +1 आ जाए, ऑब्वियस सी बात है, +1 ऐड करोगे। अब नाम पहले धनायन लिखा जाता है, फिर ऋणायन लिखा जाता है। धनायन में भी अगर ये संकुल है तो लिगेंड पहले लिखे जाएंगे। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, ये शब्दावली प्रयोग होगी। 2 एमीन थे तो क्या लिखा मैंने, डाई एमीन। केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखो, क्या है, सिल्वर। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो रोमन में, कितनी है, फर्स्ट। अब काउंटर आयन, बेटा काउंटर आयन में जो क्लोराइड है उसको क्लोराइड ही लिखना है, क्लोराइडो नहीं लिखना है। लेकिन आप बोलोगे सर आपने तो बोला था लिगेंड्स जो होंगे उसका ई हटा के ओ जोड़ते जाओ। बेटा लिगेंड्स के लिए है वो, यहाँ पर क्या ये Cl माइनस लिगेंड है, नहीं है। हाँ ये Cl माइनस डब्बे के अंदर होता तो जरूर लिगेंड होता, और जब ये लिगेंड है ही नहीं तो इस पे लिगेंड के नियम कैसे लगेंगे भाई। तो सिंपल सा जो नाम होता है Cl माइनस का वो लिख दो, और वो नाम क्या है, क्लोराइड। सो नाम क्या हो जाएगा, डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। अगला कॉम्प्लेक्स देखते हैं। आपको आईयूपीएसी नाम बताना है। सबसे पहला काम धनायन ऋणायन पहचाने, ये धनायन है, ये ऋणायन है। पहले कौन लिखा जाता है, अच्छा ऑक्सीकरण अंक भी तो निकालना है। एक साइनाइड पे कितना होता है, -1 होता है। अब ये आपको याद होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ थोड़ी मिलेगा कि -1 होता है कि -2 होता है। वो तो हमने पूरी लिस्ट लिख रखी है लिगेंड्स की। देखो वहाँ पे साइनाइड पे -1 है, तो एक साइनाइड पे अगर -1 है तो 2 पे कितना है, -2 है। अब इस -2 में कितना ऐड करोगे, सिल्वर का ऑक्सीकरण अंक, कि कुल योग -1 हो जाए, तो +1 ही तो ऐड करोगे। देखो +1 -2 मिला के हो गया -1। अब नाम सबसे पहले धनायन, ये धनायन लिखा, सोडियम। अब ऋणायन, धनायन और ऋणायन के बीच में गैप, ये पूरा एक ही शब्द बनेगा, एक पूरा का पूरा क्या बनेगा, ये शब्द बनेगा, बीच में कोई गैप नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि संकुल है। संकुल में पहले लिगेंड बोले जाते हैं, 2 हैं तो 2 के लिए क्या बोलोगे, डाई साइनाइडो। अब 2 चलते हैं बेटा, 1993 में तो क्या था नियम, पूरा का पूरा आइड हटा के ओ जोड़ देते थे। जैसे साइनाइड से साइनो, क्लोराइड से क्लोरो, ब्रोमाइड से ब्रोमो, आइड हटा के ओ जोड़ते थे। 2004 में नियम चेंज हो गए, पूरा आइड नहीं हटाते, अब केवल ई हटा के ओ जोड़ते हैं। और हमारी एनसीईआरटी 2004 के नियम फॉलो करती है, तो उसके अकॉर्डिंग चले। 2 साइनाइड डाइसाइनाइड हो, लिगेंड पहले लिख दिए। अब मेटल, जब संकुल के ऊपर ऋणावेश हो तो फिर जो केंद्रीय धातु आयन है, केंद्रीय धातु परमाणु है, उसके नाम के लास्ट में 8 आता है। और कुछ धातुओं के तो ग्रीक शब्द भी काम में लिए जाते हैं, याद करें वो नियम। तो इस केस में सिल्वर को क्या बोलोगे, अर्जेंटम। अर्जेंटम से क्या बनेगा, अर्जेंटेट। देखो कैसे नाम लिख रहा हूँ, पहले धनायन ऋणायन अलग अलग करो। धनायन लिखो, ऋणायन का नाम लिखो, दोनों के बीच में गैप दो। संकुल ऋणायन है, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखो। धातु, उसके नाम के लास्ट में 8 आना चाहिए। कुछ धातु के ग्रीक शब्द जैसे कि सिल्वर के लिए। उसके बाद ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण अंक किस में, रोमन में। सोचो अब, अगर यहाँ पर Cl माइनस नहीं होता, केवल और केवल ये धनायन होता, केवल और केवल इतना हिस्सा लिखा होता, तो क्या करते, जहाँ ये क्लोराइड लिखा है ना उसकी जगह आयन लिख देते। यहाँ Na+ नहीं होता, केवल और केवल ये माइनस लगा होता, तो इतना नाम लिख के लास्ट में आयन लगा देते। भाई इतनी तो करते हैं। अगला आईयूपीएसी नाम,
सिल्वर को ही लेते हैं कंटिन्यू। अभी अगर मैं सिल्वर के साथ CH3NH2 का कॉम्बिनेशन ले लूं और आपसे बोलूं कि इसका IUPAC नाम लिखना है, ठीक है, ये -1 है, ये +1 है, उदासीन अणु है तो 0 है, कितना ऐड करोगे, +1 ऐड करोगे, ये हो गया, ऑक्सीकरण अंक आ गया। अब क्या करोगे, नाम, पहले धनायन फिर ऋणायन। धनायन में कौन है, 2 एमीन है, मिथाइल एमीन है। क्या इसको डाइमिथाइल एमीन लिखें, नहीं। आपको सेकेंडरी सेट ऑफ प्रीफिक्स कहाँ यूज करते हैं वो एक नोट लिखा रखा है, उसको ध्यान में दो। डाइमिथाइल एमीन तो अणु ही अलग होता है, उसकी संरचना अलग होती है। CH3NH वो होता है डाइमिथाइल एमीन। तो यहाँ इसके लिए 2 के लिए क्या आएगा, बिस। तो ये आपने बिस, ब्रैकेट में लिगेंड का नाम, लिगेंड का नाम क्या है, मिथाइल एमीन। सेंट्रल मेटल एटम सिल्वर, अर्जेंटेट थोड़ी आएगा, इधर नेगेटिव थोड़ी है संकुल पे, तो सिल्वर ही लिखोगे। ऑक्सीकरण अंक रोमन में फर्स्ट, काउंटर आयन क्या है, ब्रोमाइड। हो गया नाम, सिंपल सा काम है। सो ये अपने को याद होना चाहिए कि कहाँ बिस यूज होता है, कहाँ ट्रिस यूज होता है। चलो एक और, यहां पर आपको बताना है धनायन ऋणायन अलग अलग कर लो। भाई आपको अगर धनायन ऋणायन ऐसे याद ना हो तो अगर A + X है, B - Y है तो कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखने में आता है, याद है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये Y इधर नीचे लिखने में आ जाता है, X इधर लिखने में आ जाता है सरल अनुपात में। तो ये फॉर्मूला ऐसे ही बना होगा, यहाँ 3 रहा होगा सो इधर दिखाई दे रहा है, इधर 1 था वो इधर है, रिवर्स कर लो। देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इस संकुल का धनायन क्या है, Na+ है, और ऋणायन क्या है, AgH2O3 होल ट्वाइस 3-, ये ऋणायन है। धनायन ऋणायन तो आपको पता चल गए। अब नाम, धनायन का नाम लिखो, गैप दो, ऋणायन का नाम लिखो, बात खत्म। यही तो करना है। डब्बे के बाहर जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 इंडिकेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती, जब हम नाम से फॉर्मूला बनाएंगे ना तो ये बात समझ में आ जाएगी। फिलहाल याद रखो, डब्बे के बाहर अगर ये नंबर हैं उनको इंडिकेट नहीं करना। सो ट्राइसोडियम नहीं लिखोगे। अगर इस कंपाउंड का नाम आपने ट्राइसोडियम से स्टार्ट कर दिया तो ये तो गलत हो गया। इसका नाम कहाँ से स्टार्ट होगा, सोडियम, सिंपल। ये धनायन कंप्लीट हो। अब ऋणायन, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में खैर एक ही प्रकार का है, 2 हैं, और इसके लिए बिस आता है, ये भी नोट में लिखा रखा है। कौन सा है ये, थायोसल्फेट, ओ लगेगा तो थायोसल्फेट हो, ये हुआ बिस थायोसल्फेट हो। गौर से देखना बेटा, यहां मैं कंटिन्यू कर रहा हूं इस नाम को। सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट, थायोसल्फेट पे कितना होता है, -2, एक थायोसल्फेट पे -2 तो 2 पे कितना हुआ, -4। -4 में कितना ऐड करोगे कि -3 हो जाए, डब्बे के ऊपर -3 है, ऑब्वियस सी बात, +1 ऐड करोगे, यानी ऑक्सीकरण अंक कितना है, फर्स्ट। तो नाम क्या हो जाएगा, बिस थायोसल्फेटो अर्जेंटेट फर्स्ट। अर्जेंटेट क्यों आया, ऋणायनिक संकुल है, संकुल पे ऋणावेश है, इसलिए ये इसका नाम हो जाएगा। आसान काम है बेटा, ये कोई भारी भरकम काम नहीं होता। चलो एक और कॉम्प्लेक्स, IUPAC नाम कैसे आएगा भाई, इधर -1 ये +1, एक क्लोराइड पे -1 होता है तो 2 क्लोराइड का कितना हुआ, -2। अमोनिया क्या होता है, ये उदासीन होता है, उदासीन है तो 0 आएगा। यहाँ पर कितना रखोगे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कि कुल योग कितना हो जाए, +1, तो -2 में कितना जोड़ दो, +3 जोड़ दो, हो गया +1। ऑक्सीकरण अंक आ गया। अब नाम धनायन है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिगेंड लिखो, एमीन A से स्टार्ट होता है, क्लोराइड C से स्टार्ट होता है, एमीन पहले आएगा। क्या आ जाएगा नाम में भाई, 4 एमीन है तो क्या बोलोगे, टेट्रा एमीन, याद है ना, डबल M आता है। अब क्लोराइड कितने हैं, 2 हैं, तो डाई क्लोराइडो
वो आएगा ऋणावेशित लिगेंड। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु आयन, वो क्या है, कोबाल्ट, तो ये कोबाल्ट। ऑक्सीकरण अंक रोमन में 3rd। और अब काउंटर आयन, क्लोराइडो नहीं बोलोगे क्योंकि ये लिगेंड नहीं है, नॉर्मल रेड आयन है ना, तो सिंपल क्लोराइड। तो क्या हुआ, IUPAC नाम, टेट्राएमीन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, हो गया IUPAC नाम। सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है अगर आप ध्यान देंगे तो। चलें आगे बढ़े, कुछ और एग्जाम्पल देखे जाएं। K3COCN6 कैसे करोगे, तो ये +3 है, 3 पोटेशियम का, इधर कितना है -3 है, एक साइनाइड का -1 है, 6 का -6 है, कितना ऐड कर दो कि -3 हो जाए, +3। कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक आ गया नाम, तो ये क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम के बाद अब ऋणायन, 6 के लिए क्या बोलोगे, हेक्सा साइनाइडो। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, और इसमें लगेगा क्या 8, तो कोबाल्ट 8। ऑक्सीकरण अंक क्या, रोमन में। कोबाल्ट 8 क्यों आया, संकुल ऋणावेशित है, संकुल के ऊपर माइनस आ रहा है, ठीक। चलो कुछ और एग्जाम्पल, यहाँ पर एथाइलिन डाइएमीन ले रखा है, ये NH3 ले रखा है, और यहाँ पर Cl3 है। क्या होगा IUPAC नाम, पहले आवेश 3 क्लोराइड का -3, इधर कितना +3। अभी ये भी 0 ये भी 0, दोनों उदासीन होते हैं, कितना ऐड करोगे +3 लाने के लिए, इधर +3 है तो +3 लाना होगा, कुल योग +3 होना होगा। ये दोनों 0 0 है, उदासीन है, +3 आएगा। अब नाम, एमीन ए से स्टार्ट होता है, एथाइलिन डाइएमीन ई से स्टार्ट होता है, तो पहले ए लिखा जाएगा। 2 हैं, 2 के लिए क्या लिखोगे, डाइएमीन, तो क्या आने वाला है नाम, डाइएमीन। अब बिस वर्ड का यूज क्यों किया, गौर से देखो, इथाइलिन डाइएमीन लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई है, और ऐसे लिगेंड एक से ज्यादा हो तो द्वितीयक पूर्वलग्न काम में आता है। बिस ब्रैकेट में आएगा लिगेंड का नाम, क्या है लिगेंड का नाम, इथाइलिन डाइएमीन। केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट, ऑक्सीकरण अंक रोमन में 3rd। अब काउंटर आयन, वो काउंटर आयन क्या है, क्लोराइड। ये हो गया पूरा IUPAC नाम, आसान सा काम। तो क्या नाम होगा, डाइएमीन बिस इथाइलिन डाइएमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। कुछ और स्पेसिफिक नाम देखे जाएं, जैसे LiAlH4, चलो इधर ही लिख लेते हैं। समझना, अगर हाइड्रोजन को लिगेंड की तरह काम करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो देने पड़ेंगे ना, और 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन कहाँ से देगा, उसके पास होते ही एक है, यानी ये H- होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा +1, इधर क्या आएगा -1। ये क्या हुआ, कैटायन लिथियम, ये तो धनायन हो गया लिथियम। अब ये ऋणायन का नाम, 4 हाइड्राइड हैं, क्या लिखोगे, टेट्रा हाइड्राइडो, ओ लगता है। उसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्सीडेशन स्टेट, पक्का ये एल्यूमिनियम आएगा, 8 आएगा बेटा, क्यों, माइनस आ रहा है, संकुल पर ऋणावेश है तो लास्ट का EM हटाओ, EM हटा के क्या जोड़ो 8, तो एल्यूमिनेट। सो लिथियम टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट, ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन, वो कितनी है 3rd। लो भाई नाम हो गया। ऐसे ही तो सारे नाम हैं, वही सिंपल से रूल है, उन्हीं को बार बार फॉलो करते जाना है। जैसे एक और देखें आप, XePtF6, बेटा ये स्पेसिफिक है, स्टार लगा के रखना, क्योंकि आपको याद करना पड़ेगा कि जिनॉन से एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, बस Xe+ होता है, ये आपको याद रखना है। इधर क्या आएगा -1। अब नाम, तो जिनॉन ही रहेगा, सो जिनॉन ये धनायन हो गया, ये हेक्सा फ्लोराइडो। ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, -1 चाहिए टोटल। 6 फ्लोराइड का कितना है, एक फ्लोराइड पे -1 होता है, 6 फ्लोराइड का कितना -6। -6 में कितना ऐड करोगे कि -1 हो जाए, +5। यानी यहाँ पर प्लेटिनम का ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +5 है। तो नाम क्या हुआ, जिनॉन हेक्सा फ्लोराइडो। सेंट्रल मेटल एटम क्या है,
प्लेटिनेट ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन। थैंक यू बच्चों, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। हज़ारों बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं। आप प्लीज़ यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दी गई है उस पर क्लिक करें और अपना इनरोलमेंट सुनिश्चित करें। बच्चों, आपको अगर डाउट सॉल्विंग से रिलेटेड कुछ चीज़ चाहिए, आप स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तब भी प्लीज़ हमारे प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में अवेलेबल है। वो कितना है? 5। स्पेसिफिक कैसे याद रखना। चलो कुछ और IUPAC नाम देख लिए जाएं। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स काफ़ी फेमस है। खैर ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स जहाँ पढ़ेंगे उधर ही नाम देख लेंगे, बाकी के देख लेते हैं। फिलहाल तो कंसेप्ट सीखने पे जोर दिया जाए, एक्सेप्शन क्यों देखे जाएं। जब भी इस तरह का केस है, कैटायन और एनायन पहचानो, धनायन ऋणायन। कैसे? ये नंबर इधर शिफ्ट कर दो, ये धनायन है, ये नंबर इधर शिफ्ट कर दो, ये ऋणायन है। सबसे आसान काम। तो इसका धनायन कौन सा है? आयरन +3 है। और ऋणायन कौन सा है? FeCN6 4- ये ऋणायन है। अब नाम। ये क्या है? ये आयरन है और ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd। अब आप बोलोगे सर ये नई बात हो गई, आपने सोडियम में तो नहीं लिखा फर्स्ट। बेटा सोडियम जो होगा क्षारीय धातु है, फिक्स है कि वो +1 ही शो करेगी। क्षारीय मृदा धातु फिक्स है कि वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था ही दर्शाएगी। लेकिन आयरन में तो दिक्कत है ना, आयरन +2 भी शो कर सकता है और आयरन +3 भी शो कर सकता है। तो लिखना पड़ेगा फिर कि आयरन +2 है या फिर आयरन +3 है, वो दर्शाना पड़ेगा ना। तो ये आयरन 3rd। अब बचा हुआ हिस्सा, तो बचा हुआ हिस्सा क्या है? 6 साइनाइड हैं। तो क्या लिखोगे? हेक्सा साइनाइडो। और ये क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। टोटल -4 चाहिए, 6 साइनाइड का -6 है। कितना ऐड करोगे -6 में कि -4 आ जाए? +2। तो आयरन का ऑक्सीकरण अंक +2 है। हेक्सा साइनाइडो फेरेट। फेरेट क्यों बोला भैया? नेगेटिव है संकुल के ऊपर, याद है ना, 8 आएगा। तो हेक्सा साइनाइडो फेरेट ऑक्सीकरण अंक रोमन में, और वो कितना है? 2nd। ये जो नाम मैं लिख रहा हूँ वो IUPAC है। बाकी इसके कुछ प्रचलित नाम भी हैं, पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, वो IUPAC नाम नहीं है। जैसे इसको हम बोलते हैं प्रेसियन ब्लू। पुराने ज़माने में जब दीवारों वगैरह पे कहीं अच्छी जगह पे कलर करते थे ना, तो गहरा नीला रंग देने के लिए इसका काम लिया जाता था, इसको मिलाया जाता था। प्रेसियन ब्लू समझ में आई गया होगा, गहरे नीले रंग का होता है। एक और, पहला आयन है फेरिक और दूसरा आयन है फेरस। तो इसी के साथ साथ इसका एक और नाम काफ़ी फेमस है, वो है फेरो साइनाइड। ये है फेरिक, ये है फेरस। तो फेरिक से आया फेरी, फेरस से आया फेरो। पूरा नाम क्या हुआ? फेरी फेरो साइनाइड। ये दोनों IUPAC नाम नहीं हैं। नॉर्मल मार्केट में जो नाम, जिस नाम से इन्हें बुलाया जाता है, ये वो हैं जो काफ़ी समय से चले आ रहे हैं। ढेरों हैं बेटा, देखते हैं एक एक करके। कुछ और नाम के बारे में चर्चा कर ली जाए, उनके बारे में बातचीत कर ली जाए वापस से। इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल किया उससे मिलता जुलता। धनायन ऋणायन पहचानो, 2 इधर शिफ्ट करो, 3 इधर शिफ्ट करो। तो धनायन तो हुआ आयरन +2 और ऋणायन हुआ FeCN6 3-। धनायन ऋणायन मिल गए। अगला काम, आयरन का ऑक्सीकरण अंक पता करो। 6 साइनाइड का -6, कितना ऐड करोगे कि -3 हो जाए? +3, -6 +3 मिला के हो गया -3। अब नाम, इधर वाले हिस्से का नाम क्या होगा? आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन, कितना? 2nd। इधर वाले हिस्से का नाम, 6 साइनाइड है तो क्या नाम होगा? हेक्सा साइनाइडो। सेंट्रल मेटल एटम फेरेट। फेरेट क्यों? ऋणावेश से संकुल है। अब ऑक्सीकरण अंक रोमन में कितना? 3rd। ये जो नाम लिखा ये कौन सा? IUPAC। ये भी पुराने ज़माने का ब्लू कलर का पिगमेंट। इसका जो नाम था वो था टर्नबुल ब्लू। टर्नबुल ब्लू।
इसके अलावा ये वाला हिस्सा है फेरस और ये वाला हिस्सा है फेरिक, तो इसको एक और नाम से जानते हैं, फेरी साइनाइड। क्लियर हो गया IUPAC नाम। बस ये तो छोटी छोटी चीजें हैं जो अपने को याद रखनी पड़ती हैं। अच्छा, ऑक्सीकरण अंक 0 भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। 0 कैसे हो सकता है? जैसे NiCO4, अब इसका IUPAC नाम बताना है तो कार्बोनिल ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? 0। और ओवरऑल कुछ नहीं दिया है तो ओवरऑल मामला भी तो क्या है? 0 ही है। कुछ नहीं दिए का मतलब क्या है? कुल ऑक्सीकरण अंक कितना हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। तो निकल का ऑक्सीकरण अंक भी क्या है? 0 है। अब नाम 4 कार्बोनिल है तो क्या लिखोगे? टेट्रा कार्बोनिल। उसके बाद निकल ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन। हो गया काम, हो गया IUPAC नाम। अच्छा, डब्बे के बाहर अगर H2 हो तो उसको क्या लिखते हैं? डब्बे के अंदर तो लिगेंड है तो एक्वा लिखेंगे। डब्बे के बाहर है तो क्या लिखते हैं? हाइड्रेट। H2O को क्या बोला जाता है? हाइड्रेट बोला जाता है ना, समझो। जैसे मैं आपसे बोलूं कि इस संकुल का IUPAC नाम बताओ, कैसे बताओगे? भाई ये 2Cl का -2, इधर कितना? +2, धनायन ऋणायन पता चल गया। अब नाम अंग्रेजी वर्ण वाला क्रम फॉलो करो। एक्वा A से स्टार्ट हो रहा है, क्लोराइड C से स्टार्ट हो रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट अब आप निकाल सकते हो, +3 आएगा, आप चेक करके देख लेना। देखना, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम 5 H2O हैं तो क्या बोलोगे? पेंटा एक्वा। उसके बाद क्लोराइडो, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन 3rd, काउंटर आयन क्लोराइड। डाई क्लोराइड नहीं लिखोगे, बाहर के नंबर तो शो करने ही नहीं पड़ते। क्लोराइड। H2O जरूर है, एक है तो हाइड्रेट, या आप चाहो तो इसको मोनोहाइड्रेट भी बोल सकते थे। क्लियर? चलो एक और इसी से मिलता जुलता देते हैं। क्या होगा नाम? पहले ऑक्सीकरण अंक, ये -1 है, इधर +1 है, 2 क्लोराइड का -2, ये 0, टोटल +1 होना चाहिए। तो कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक कितना हुआ? +3। अब नाम क्या आएगा? नाम 4H2O है तो क्या लिखोगे? टेट्रा एक्वा। 2 क्लोराइड हैं तो डाई क्लोराइडो। सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है तो ये कोबाल्ट। ऑक्सीकरण अंक रोमन में 3rd, काउंटर आयन क्लोराइड। अब क्लोराइड के साथ साथ हाइड्रेट भी तो है, कितना है? 2 है तो 2 के लिए क्या? डाई हाइड्रेट। हो गया ये IUPAC नाम। ढेरों हैं बेटा, अभी चलते रहेंगे, अभी और भी लिखना है। बहुत सारे IUPAC नाम हमें सीखने हैं। अब तक हमने वो सारे नाम देखे हैं जहां पर या तो धनायन वाला हिस्सा संकुल है या फिर ऋणायन वाला संकुल हिस्सा। हम अब उन उपसंयोजी यौगिकों के IUPAC नाम देखने जा रहे हैं जिनमें धनायन भी संकुल प्रवृत्ति का है, ऋणायन भी संकुल प्रवृत्ति का है। तब क्या करेंगे देखें जरा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूं, अब इधर आप IUPAC नाम कैसे बताएंगे? सबसे पहला काम ये करो, अगर ऑक्सीकरण अंक समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करो? ऋणायन की वजह से, लिगेंड की वजह से जितना ऋण आवेश आ रहा है, दोनों तरफ केंद्रीय धातु आयन को मिलाकर उतना ही धन आवेश भी आना चाहिए। इतना याद कर लो। जैसे यहां पर 2 साइनाइड की वजह से -2 आएगा और यहां पर 2 एमीन की वजह से 0 आएगा, तो कुल मिलाकर लिगेंड की वजह से जो ऋण आवेश आया है वो कितना है? -2। अगर ऋण आवेश -2 है तो धन आवेश भी +2 होगा। ओवरऑल मामला क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब वो +2 धन आवेश कितने केंद्रीय धातु आयन से आ रहा है? 2 से। 2 से अगर +2 आ रहा है तो 1 से कितना? +1।
इसका मतलब यह हुआ कि ये सिल्वर पर आवेश +1 है और ये सिल्वर पर भी आवेश कितना है, +1। अब आपको धनायन ऋणायन पहचानने में दिक्कत नहीं होगी, तो +0 और +1 मिला के ओवरऑल यहाँ पर आवेश कितना बनता है, +1। +1 और -2 मिला के यहाँ आवेश कितना बनता है, -1। ये लो धनायन ऋणायन आ गए। अब नाम, पहले धनायन क्या आएगा नाम, डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट, ये इधर इस हिस्से का नाम है। हम पहले भी इस नाम को लिख चुके हैं, है ना। अब इस हिस्से का नाम, इस हिस्से का नाम क्या आ जाएगा, डाई साइनाइडो अर्जेंटेट सेकेंड। अब देखना जरा, सेकेंड नहीं फर्स्ट आएगा, है ना। देखना जरा, इधर वाले हिस्से में तो हमने सिल्वर यूज किया है, इधर वाले हिस्से में अर्जेंटेट यूज किया है। क्यों है ऐसा, सिंपल सी बात है, ये संकुल धनायन है, ये संकुल ऋणायन है। संकुल ऋणायन में केंद्रीय धातु आयन का जब भी नाम बोलोगे उसके लास्ट में 8 तो आएगा भी। सिंपल सी बात, सीधे सीधे कंसेप्ट है, सीधे सीधे थॉट है। चलो एक और, IUPAC नाम क्या आएगा, वापस से वही कंसेप्ट लगाओगे, क्या होगा, 6 एमीन की वजह से 0, 6 साइनाइड की वजह से -6। अगर माइनस का 6 है तो प्लस का 6 होना चाहिए। दो केंद्रीय धातु आयन को मिला के क्या है, +6 है, तो एक के लिए कितना हुआ, +3 हुआ। यानी इधर वाला कोबाल्ट भी +3 में है और इधर वाला क्रोमियम भी क्या है, +3 में है। अब धनायन ऋणायन पे देखें आवेश कितना आ रहा है, 0 और +3 मिला दो तो कितना होता है, +3। यहाँ पर +3 और -6 मिला दो तो ये कितना होता है, -3। यानी धनायन पर आवेश +3 और ऋणायन पर आवेश -3 है। अब नाम, इतने हिस्से का नाम क्या होगा, बताओ जरा। 6 एमीन है तो क्या बोलोगे, हेक्सा एमीन कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन थर्ड, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड। अब इस हिस्से में 6 साइनाइड हैं तो क्या बोलोगे, हेक्सा साइनाइडो, क्या बोलोगे, हेक्सा साइनाइडो। क्रोमियम है तो क्या बोलोगे, क्रोमेट, हेक्सा साइनाइडो क्रोमेट। ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन वो क्या आएगी, थर्ड। तो पूरा नाम क्या हुआ, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड, हेक्सा साइनाइडो क्रोमेट थर्ड। सिंपल सी बात है। हाँ, कुछ स्पेसिफिक जगह हैं जहां पर आपको याद रखना चाहिए, जैसे कि प्लेटिनम। अब बेटा प्लेटिनम की खासियत होती है, क्या खासियत होती है, ये +2 स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, +4 स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। प्लेटिनम कभी भी +3 स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता। तो अगर कहीं प्लेटिनम +3 आ रहा है मतलब वो गलत है। या तो प्लेटिनम क्या होना चाहिए, +2 होना चाहिए, या फिर प्लेटिनम क्या होना चाहिए, +4 होना चाहिए। उसके भाव पे आप आंसर निकाल पाओगे। चलो एक और, भाई यहाँ तो 1/1 का रेशो था। अगर यहाँ पर रेशो कैटायन एनायन का 1/1 का ना हो तो आपके लिए काम टफ नहीं होता, आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है समझना। सपोज ये आपके पास कॉम्प्लेक्स है, अब मैं आपसे बोलूं कि इसके लिए IUPAC नाम बताओ, तो आपको सिंपल सा काम करना है, इसको धनायन और ऋणायन में अलग कर लेना है। धनायन ऋणायन में कैसे अलग करोगे, ये 3 इधर, -3, इधर का 1 इधर, इधर कितना +1। याद है ना, धनायन ऋणायन इससे पहले भी तो ऐसे बनाए हैं हमने, इस तरह के केस देखे हैं। सो इसको तो देखते ही समझ में आ जाना चाहिए था आपको कि इसमें जो धनायन होगा वो क्या होगा, डाई एमीन, सॉरी डाई एमीन तो नहीं आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो 4 कर देता हूँ एमीन में, है ना। टेट्रा एमीन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड, ये तो क्या होगा, धनायन होगा। और ऋणायन क्या होगा, तो भाई CrCN6 3- ये ऋणायन होगा। और अगर आपको धनायन और ऋणायन पता चल गए तो ऑक्सीकरण अंक निकालना तो और आसान हो गया आपके लिए। कैसे, टोटल +1 आ जाना चाहिए, 2 क्लोराइड का -2, एमीन की वजह से 0। यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक कितना ऐड करोगे कि कुल योग कितना हो जाए, +1, तो +3 ऐड करोगे ना, +3 -2 मिला के कितना हो गया, +1 हो गया। अब यहाँ पर 6 साइनाइड का कितना, -6, -6 में कितना ऐड करोगे कि -3 आ जाए, +3। यानी क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक कितना है,
+3 है। अब नाम, तो धनायन के हिस्से का नाम क्या होगा? प्यारे बच्चों, रोज़ आपके कमेंट आ रहे हैं कि सर आप इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाएं, इस टॉपिक को थोड़ा सा एलेबोरेट करें, इसको समझाएं। प्लीज़ बेटा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दरअसल हो ये रहा है कि कई बार जो टॉपिक आप बोलते हैं ऑलरेडी उस टॉपिक का वीडियो अवेलेबल होता है हमारे यूट्यूब चैनल पर, है ना। सो आप जब बेल आइकॉन प्रेस करते हैं तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और वहाँ से आप हमारे सारे वीडियो देख पाएंगे। सिंपल सा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में शुरू हो जाओ तो क्या आएगा? टेट्रा एमीन डाई क्लोराइडो। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है? कोबाल्ट। ऑक्सीकरण अंक इन रोमन 3। ये तो धनायन वाले हिस्से का नाम हो गया। अब ऋणायन वाले हिस्से का नाम, तो ऋणायन वाले हिस्से का नाम क्या है? हेक्सा साइनाइडो क्रोमेट 3। क्रोमेट क्यों? संकुल ऋणायन को धातु के नाम के लास्ट में 8 आता है, तो क्रोमेट 3 हो गया IUPAC नाम। आसान है बेटा। इसी तरह से आपको बाकी के IUPAC नाम भी लिखने होते हैं। चलें अब कुछ और एग्जाम्पल देखे जाएं। ऑलमोस्ट हम सारी केस कवर कर लें, बात के लिए कुछ ना छोड़े। सो अभी मैंने आपसे बोला था कि प्लेटिनम का एग्जाम्पल बताएं। जैसे अब ये एक कॉम्प्लेक्स लिया मैंने और आपसे पूछा कि इसका IUPAC नाम बताओ, तो इसमें देखना 4 क्लोराइड की वजह से -4 इधर आएगा और 2 क्लोराइड की वजह से -2 इधर आएगा। अमोनिया तो खैर उदासीन होता है तो उसकी वजह से कोई चार्ज आएगा नहीं। अब -6 हुआ तो 2 के लिए धातु आयन को मिला के +6 होगा। यहां पर आप +3 नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्लेटिनम के लिए स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +3 नहीं होती। प्लेटिनम के लिए 2 ही ऑक्सीकरण अवस्थाएं स्थायी हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो +2, एक +4। अब देखें इधर वाला हिस्सा +2 रखा जाए कि +4? अगर ये +2 रख दिया आपने तो +2 और -2 मिला के तो क्या हो गया? 0 हो जाएगा। वैसे भी आप चाहो तो याद रख सकते हो, जब भी प्लेटिनम की समन्वय संख्या 6 होना, गारंटी है प्लेटिनम +4 में ही मिलेगा। प्लेटिनम +2 में हो तो समन्वय संख्या 4 आती है, प्लेटिनम +4 में हो समन्वय संख्या 6 आती है, याद रख लो। तो यहाँ पर देखो 4 उपसहसंयोजी बंध अमोनिया से लग रहे थे, 2 क्लोराइड से लग रहे थे, 6 उपसहसंयोजी बंध लग रहे थे, तो समन्वय संख्या 6 है और इधर समन्वय संख्या 4 है। मतलब उससे भी आइडिया लग जाना चाहिए था। और वैसे नहीं होता तो भी अगर +2 रखोगे तो इधर तो 0 आ जाएगा, जबकि आपने तो धनायन ऋणायन लिखे, यानी इधर का प्लेटिनम क्या होगा? +4 में होगा और इधर का प्लेटिनम +2 में होगा। तो -6 और +6 बैलेंस हो गया। अब नाम, पहले तो ये देखो ऊपर चार्ज कितना आ रहा है। अगर ये +4 है, ये -2 है, तो इधर चार्ज ओवरऑल कितना आएगा? +2 -4, ये चार्ज कितना आएगा? -2। अब नाम, धनायन का नाम लिखा जाए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के हिसाब से। सो क्या आएगा? टेट्रा एमीन डाई क्लोराइडो प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 4। ये धनायन वाला हिस्सा है। अब इसमें कंटिन्यू होगा यहाँ पे ऋणायन वाला हिस्सा। क्या होगा ऋणायन वाले हिस्से का नाम? टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट 2। चलें अब एक और इसमें रह जाता है। क्रोमियम के लिए स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। कोबाल्ट के लिए भी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाएं +3 और +6 ही होती हैं ज़्यादातर केस में, तो ये आप याद रख लो। प्लेटिनम की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाएं हमने देखी +2 +4, क्रोमियम के लिए +3 +6, कोबाल्ट के लिए +3 +6, ये स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था याद रख लेना। हालांकि कैसे हैं इनके बारे में हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में बात करेंगे, बट फिलहाल तो क्या करना, याद रख लेना। अब ये आपके पास एक संकुल है और इसमें आपको बताना है इस संकुल में नाम क्या आएगा। तो नाम तो बाद में आएगा, पहले तो ये बताएं कि इसका ऑक्सीकरण अंक क्या आएगा। इसके लिए आपको हिट एंड ट्रायल मेथड लगानी पड़ेगी। हिट एंड ट्रायल मतलब वैल्यू रख रख के पता करना पड़ेगा। क्यों ऐसा करना पड़ेगा भाई? अगर डब्बा नहीं लगा हुआ है, याद करो मैंने बताया था ये 2 ऑक्साइड लिखे हुए हैं, यहाँ कन्फर्म है कि ऑक्सीजन पे -2 ही मिलेगा,
लेकिन अगर डब्बे के अंदर आपने O2 रख दिया तो अब ये उदासीन डाई ऑक्सीजन भी हो सकता है, ये O2 प्लस भी हो सकता है ऑक्सीजनियम, ये O2 माइनस भी हो सकता है, ये O2 डाई नेगेटिव भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। अब क्या होगा, ये हम कोबाल्ट की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था से आइडिया लगाएंगे। जैसे अभी इतना तो कंफर्म है कि 2 पोटेशियम का कितना +2 है, तो इधर कितना आएगा -2, यानी यहाँ पर जितनी ऑक्सीकरण अवस्थाएं होंगी उन सबका योग क्या आना चाहिए -2। इधर ऑक्सीकरण अवस्था X मान लेते हैं और इधर क्या मान लेते हैं, Y मान लेते हैं। बाकी तो फिक्स है ना भाई, NH3 की वजह से 0 है, 2 साइनाइड की वजह से -2 है और 2 ऑक्साइड की वजह से -4 है। अब -6 है और -6 से कहाँ तक जाना है, -2 तक जाना है। इमेजिन करो अगर मैं इसको क्या रख लेता हूँ, 0 रख लेता हूँ, ये 0 रख लिया, तो यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रखना पड़ेगा कि ओवरऑल वैल्यू -2 हो जाए, -6 है, तो यहाँ कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अवस्था आ जाएगा +4। +4 कोई खास स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था नहीं होती कोबाल्ट की, तो ये कैंसल आउट हो गया। अभी Y की वैल्यू, चलो ये आपने क्या किया, सुपर ऑक्साइड ले लिया, -2 ले लिया, तो ये हुआ -8, -6 और -2 कितना हुआ, -8, टोटल -2 करना है, यानी X यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा, +6 रखना पड़ेगा। बिल्कुल पॉसिबिलिटी X की +6 हो सकता है। अभी Y अगर -1 होता तो, सुपर ऑक्साइड होता तो, अगर ये -1 होता तो ये हो जाता -7, -7 से कहाँ तक जाना, -2 तक। उस केस में यहाँ पर जो वैल्यू रखनी होती वो कितनी रखते, +5। सोचो जरा, +5 -1 मिला के हो गया +4, +4 और -6 मिला के हो गया -2। हिट एंड ट्रायल मेथड, वैल्यू रख रख के क्रॉस चेक करना। +5 कोई स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था नहीं होती कोबाल्ट की। अब फिर क्या करोगे, बोले एक काम करते हैं, 0 रख लिया, -2 रख लिया, -1 रख लिया, एक काम करें +1 भी रख के देख लें। अगर आपने Y की वैल्यू +1 रखी होती तो सोचो, -6 और +1 मिला के कितना हो गया, -5। -5 से कहाँ पर जाना है, -2 पे जाना है, तो ये कितना आएगा, +3। +3 भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। 2 प्रोबेबिलिटी हैं, अब 2 प्रोबेबिलिटी हैं, एक तो +6 की है, एक +3 की। अगर 2 प्रोबेबिलिटी हैं तो सामने वाले एग्जामिनर को आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। क्या क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि ये O2 क्या है, या फिर यहाँ कोबाल्ट के ऑक्सीकरण अंक के लिए कुछ हिंट देनी पड़ेगी। मैं बस आपको ये समझा रहा था कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑक्सीकरण अंक के लिए इस तरह के क्रॉस चेक करना है, उससे ये कन्फर्म हो जाएगा कि ये O2 है, O2 प्लस है, O2 माइनस है, आखिर ये है क्या। उसके बाद IUPAC नाम लिखना है, वो आप फिर आसानी से लिख पाएंगे। चलें भाई, ये धनायन ऋणायन वाली बातचीत खत्म हुई। ये एक स्पेसिफिक केस था तो सोचा उसको भी डिस्कस कर लें। ऑल्दो बच्चे जब तक एक बार क्वेश्चन नहीं करेगा उसको इस केस में कुछ ना कुछ डाउट रहते ही है, आपको भी रहेगा, टेंशन नहीं लेना। जैसे ही आप एक बार मेरे से डिस्कस करोगे दोबारा, एक बार गलती करने के बाद, ये आपको क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं आगे। बेटा बाकी का नामांकन तो हमने देख लिया और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कौन से ऐसे लिगेंड जो नॉन क्लासिकल कैटेगरी में आते हैं। आपके याद है ना, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। उसमें हम पाई डोनर पाई एक्सेप्टर की बात कर रहे हैं, यानी अपने जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉन को देने वाले लिगेंड। सिंपल है समझना। जैसे आपको याद होगा एक नाम मैंने लिखा था C5H5-। पहले तो ये नाम याद करो, क्या है ये है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। साइक्लोपेंटाडाइइनाइल का स्ट्रक्चर आपको याद होगा, एरोमेटिक कंपाउंड है। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब इस स्ट्रक्चर में 2 प्रोबेबिलिटी हैं। क्या 2 प्रोबेबिलिटी हैं? एक तो हो सकता है कि इसमें जो एरोमेटिक रिंग बने वो एरोमेटिक रिंग अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। किसको? सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल आयन को। अगर ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो ऑब्वियस सी बात है, इसको आप क्या बोलोगे, 6 इलेक्ट्रॉन डोनर। और ये पाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है,
इसीलिए इसको एक और नाम दे सकते हो, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर या पाई डोनर। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये पाई डोनर है। अब जब 6 इलेक्ट्रॉन डोनर पाई डोनर है तो इसके लिए दो चीजें, एक इसका जब भी फॉर्मूला लिखने में आएगा तो फॉर्मूले में ये नाम लिखने में आएगा ईटा टू दी पावर 6, या सॉरी फॉर्मूले की बात कर रहे थे, आईयूपीएसी नाम की बात नहीं कर रहे थे। तो जब भी इसका फॉर्मूला लिखोगे तो फॉर्मूले में ये पाई C5H5 लिखा हुआ मिलेगा। पाई का मतलब ही क्या है कि ये जो पर्टिकुलर लिगेंड है ये अपना पाई के इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके इन्वॉल्व हैं इलेक्ट्रॉन डोनेशन में, इसलिए इसके नाम में क्या आ रहा है, पाई। उसके बाद अब इसका क्या करोगे आप, आईयूपीएसी नाम लिखोगे। तो आईयूपीएसी में आप इसको लिखते हो ईटा टू दी पावर 5 साइक्लो पेंटा डाई इनाइल। दरअसल ईटा टू दी पावर x इस सिंबल में आप देख रहे हैं तो एक तो ये इस पे नाम क्या है, x क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन कितने कार्बन परमाणु को मिलाकर दिए जा रहे हैं, कितने कार्बन एटम हैं जो इन्वॉल्व हैं ये पाई इलेक्ट्रॉन देने में, ये उसका नंबर है। और ईटा क्या बता रहा है, ईटा ये बता रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन दाता है ये लिगेंड, ये अपने पाई के इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब देखो मैंने यहाँ पे ईटा टू दी पावर 5 लिखा, ईटा क्या बता रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन, और 5 क्या बता रहा है, 1 2 3 4 5 कार्बन से मिलके जो इलेक्ट्रॉन का पूरा सर्कल बन रहा है वो इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, ढेरों हैं। जैसा मैं आपसे बोलूँ बेंजीन, तो बेटा जो बेंजीन होगा ये केंद्रीय धातु परमाणु को एक साथ अपने ये 6 एरोमेटिक रिंग के इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो एक बार वापस से बेंजीन क्या हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन डोनर हुआ, ये 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए ये पाई डोनर भी है, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर भी है। अब इसके नाम, तो नाम क्या आएंगे भाई, एक तो इसका नाम आप फॉर्मूला जो लिखोगे क्या आएगा फॉर्मूला लिखने में, पाई C6H6, ये पाई बॉन्ड पाई लिखा हुआ है, ये सिंबल क्या बताएगा, पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद इसका नाम, सो जब इसका आईयूपीएसी नाम लिखा जाएगा तो आईयूपीएसी नाम में आएगा ये ईटा टू दी पावर 6 बेंजीन। ईटा क्या बताएगा, पाई इलेक्ट्रॉन का डोनेशन है, और 6 क्या बताएगा, 6 कार्बन एटम से मिलके इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं। अच्छा एक बार वापस से बात करते हैं इसकी साइक्लोपेंटा डाइनाइल की। बेटा ये जो साइक्लोपेंटा डाइनाइल है, हो सकता है कि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करे, समझना। इसको मैं अगर इस तरह से बना दूं और ये जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन मैं डोनेट कर दूं मेटल को, तो यहाँ पर क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, और 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इसको क्या मान लोगे, सिग्मा डोनर, ये पाई के इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं रहा है। और अगर ये सिग्मा डोनर है तो जो नॉर्मल नाम लिखते हो वो लिखो, आगे बढ़ जाओ। नॉर्मली इसको क्या लिखते हो भाई, फॉर्मूला जब आएगा तो फॉर्मूले में सिग्मा C5H5 लिख दोगे, और जब इसका आईयूपीएसी लिखना पड़ेगा तो नॉर्मल नाम लिख दो। क्या होता है नॉर्मल नाम, साइक्लो पेंटा डाई इनाइल, बात खत्म। आसान से काम है, कोई भारी भरकम नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और अपना काम कंप्लीट है। देखना जैसे, देखें जरा एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको। जैसे अलाइल आपने सुना होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये होता है बेटा अलाइल। अब इसका एब्रीविएटेड फॉर्म क्या आएगा, कार्बन कितने हैं, 3 हैं, हाइड्रोजन क्या है, 5 हैं, तो ये C3H5 है। 2 प्रोबेबिलिटी हैं, एक तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये जो माइनस आपको दिखाई दे रहा है केवल और केवल ये नेगेटिव चार्ज डोनेट किया जाएगा सेंट्रल मेटल एटम को। इस केस में ये क्या हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन दाता हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर हुआ, और इसको आप क्या बोल दो, सिग्मा डोनर बोल दो, ठीक है।
अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं प्लीज़ उन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक उनकी पहुंच हो सके। प्यारे बच्चों, आपका बहुत प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है और यही वजह है कि हम हाईली मोटिवेटेड रहते हैं आपको अपनी बेहतर सुविधाएं देने के लिए, बेहतर सेवाएं देने के लिए। अब जब ये सिग्मा डोनर है तो जब भी इसके लिए आप IUPAC या फॉर्मूला लिखोगे, सबसे पहले तो फॉर्मूले की बात कर लें। जब भी आप इसके लिए फॉर्मूला लिखोगे, क्या लिखोगे? सिग्मा C3H5 लिखोगे। और जब इसका IUPAC नाम लिखने के लिए आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो हालांकि इसका IUPAC नाम अलाइल नहीं है, बट यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप यूज कर सकते हो, तो इसको सीधे सीधे अलाइल लिखो, आगे बढ़ जाओ, हो गया काम। हाँ, अगर ये कुछ इस तरह का मामला हो, आप रेजोनेंस हाइब्रिड बना दें और यहाँ से आप इंडिकेट कर दें कि ये जो टोटल मिला के कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन एक साथ डोनेट किए जा रहे हैं किसको? सेंट्रल मेटल को। तो अब क्या होगा? ये 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है भाई, 2 ये थे और 2 ये पाई बॉन्ड के भी आ गए, तो टोटल कितना हो गए? 4 हो गए ना। 4 इलेक्ट्रॉन हुए तो ये क्या हुआ? 4 इलेक्ट्रॉन डोनर हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन दाता है। और ये पाई है तो ये पाई दाता हो गया, पाई डोनर हो गया। अब पाई डोनर है तो वापस से फॉर्मूला लिखोगे। पहले तो फॉर्मूला क्या आएगा लिखने में? ये पाई C3H5 है। फॉर्मूले के बाद अब IUPAC जब नाम लिखोगे तो IUPAC नाम कैसे लिखोगे? सबसे पहला काम ईटा लगाओगे, ईटा बताएगा पाई दाता है, उसके ऊपर 3 लगाओगे, 3 क्या बताएगा? 3 कार्बन एटम से मिलके इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, और फिर उसके बाद सीधे सीधे अलाइल लिख दोगे, हो गया काम। बस इतना सा ही तो करना होता है। देखते हैं 1-2 IUPAC नाम भी करके देख लेते हैं। फेरोसिन मोस्ट कॉमन है बेटा, बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा ये नाम। हम किसकी बात कर रहे हैं? फेरोसिन। फेरोसिन IUPAC नाम नहीं है ना। अभी इसका IUPAC तो अब लिखेंगे हम। पहले तो चार्ज आपको पता है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल, एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल पे -1 होता है, 2 पे मिला के -2 आएगा, टोटल 0 हो जाना चाहिए। तो यहाँ आयरन पे कितना आएगा? +2 आएगा। अब पहले लिगेंड, 2 के लिए क्या लिखोगे? बिस। बिस क्यों लिखा? साइक्लोपेंटाडाइनाइल, पेंटा और डाई 2 वर्ड पहले से ही लिगेंड का हिस्सा है। सेकेंडरी सेट ऑफ प्रीफिक्स लेना पड़ेगा, द्वितीयक पूर्व लग्न उपयोग में लाना पड़ेगा, तो बिस लगा दिया। अब लिगेंड का नाम, लिगेंड का नाम क्या है? साइक्लो। अच्छा, इसमें कुछ ईटा बीटा लगाओगे? बिल्कुल लगाओगे, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। क्या लिखोगे? ईटा टू द पावर 5 साइक्लो पेंटा डाई इनाइल। उसके बाद क्या? सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम क्या है? आयरन। ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन, वो सेकंड, हो गया नाम। बस यही तो काम करना है, इतना सा काम है, मतलब रूल वही है, कोई चेंज नहीं है, बस हल्का सा ईटा वाला एक नया काम आ गया है, बाकी कोई चेंजेस नहीं हुए। तो यहाँ पर IUPAC नेम का मैक्सिमम पोर्शन खत्म होता है। अभी एक और मैं आपको बता दूं, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस, बहुनाभिकीय संकुल। भाई अगर किसी संकुल में केवल और केवल एक ही केंद्रीय धातु आयन है तो वो क्या होगा? एक नाभिकीय संकुल कहा जाएगा। और अगर किसी संकुल में एक से ज़्यादा केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन हैं तो उसे क्या बोला जाएगा? बहुनाभिकीय संकुल बोला जाएगा, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बोला जाएगा। ठीक, करते हैं इसके बारे में बातचीत। समझना, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स जैसे मैं आपसे बोलूं Fe2CO9। अब Fe2CO9 में क्या है कि 3 कार्बन मोनोऑक्साइड तो इधर जुड़े हुए हैं और 3 कार्बन मोनोऑक्साइड आपको इधर मिलेंगे और बचे हुए 3 इधर मिलेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर हमने क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। 2 तरह के लिगेंड होते हैं, एक तो सामान्य जो हमने अब तक पढ़े थे, दूसरे सेतु लिगेंड। ऐसे लिगेंड जो 2 केंद्रीय धातु परमाणु या 2 केंद्रीय धातु आयन को जोड़ रहे हों उन्हें हम क्या बोलते हैं?
सेतु लिगेंड बोलते हैं। सेतु बना रहे हैं ना, पुल बना रहे हैं ये दो केंद्रीय धातु परमाणु या दो केंद्रीय धातु आयन के बीच का पुल बन रहा है, इसीलिए क्या है, सेतु लिगेंड। आपको एक सिंपल सा काम करना होता है, बाकी सारा नियम वही है, सारे रूल्स वही हैं, बस सेतु लिगेंड को जब आप दर्शाएंगे तो एक म्यू सिंबल आ जाएगा। तो क्या करना है आपको, IUPAC नाम लिखते समय सेतु लिगेंड के नाम के ठीक पहले म्यू लिखते हैं। ये म्यू क्यों लिखते हैं, इस तरह से लिखोगे, दोनों तरफ क्या लगाना है आपको, हाइफन लगाना है। अच्छा, ये क्यों लिखते हैं इस तरह से, ये म्यू शब्द ही तो बताएगा कि भाई जो लिगेंड लिखा जा रहा है वो क्या है, सेतु लिगेंड है। समझो इसका नाम। अब इसको दो हिस्सों में तोड़ लो, एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये है और बीच में सेतु लिगेंड है। एक कोने से लिखना शुरू करो, एक कोने से लिखना शुरू करोगे तो क्या लिखोगे, ट्राई कार्बोनिल। उसके बाद क्या है, आयरन, ऑक्सीडेशन स्टेट उसका क्या है, 0। धातु कार्बोनिल में धातु 0 पे होती है, ये हमें पहले से ही पता है। तो ट्राई कार्बोनिल आयरन 0। अब सेतु लिगेंड आ गए, 3 हैं, तो ट्राई और क्या है, म्यू कार्बोनिल है। ये म्यू कार्बोनिल क्या बता रहा है, यही तो बता रहा है आपको कि भाई 3 सेतु लिगेंड आ गए बीच में। अब इधर वाला बचा हुआ हिस्सा, तो बचा हुआ हिस्सा जो आएगा उसका नाम क्या आएगा, वापस से ट्राई कार्बोनिल आयरन 0। ठीक। अच्छा, क्या इतना काफी है, क्या कोई और नाम लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको पहले लिख लो और बचे हुए दोनों जो हिस्से हैं उनको एक साथ करके लिख लो, क्योंकि दोनों हैं तो एक जैसे। सेकेंडरी सेट ऑफ प्रीफिक्स यूज कर लेंगे, बिस ट्रिस टेट्रा के ये शब्दावली काम में ले लेंगे। कैसे भाई, ट्राई कार्बोनिल, लेकिन ट्राई कार्बोनिल लिखने से काम होगा क्या, नहीं। ये कौन से लिगेंड लिख रहे हैं, सेतु लिगेंड, तो ट्राई कौन से वाले हैं, म्यू कार्बोनिल, तो ट्राई म्यू कार्बोनिल। उसके बाद बिस, और ब्रैकेट में ये पूरा हिस्सा, बिस किसके लिए बता रहे हो, ये एक जैसा हिस्सा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। तो ट्राई म्यू कार्बोनिल बिस ट्राई कार्बोनिल आयरन 0, ये हो गया नाम। अच्छा, एक और, सारे कार्बोनिल एक साथ ही ले लो, तो 9 कार्बोनिल हैं, तो ये भी चलता था, 9 कार्बोनिल डाई आयरन, ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन, वो क्या है, 0। हो गया काम। अगर इससे मन नहीं भरा है तो हम 1-2 कंपाउंड और ले लेते हैं, उनके IUPAC नाम देख लेते हैं। अब इस कंपाउंड का आपको IUPAC नाम लिखना है, कैसे लिखोगे, वही नियम सिंपल से, धनायन ऋणायन अलग अलग करो। 4 नाइट्रेट का -4, इधर क्या है, +4। अब ध्यान से देखना, कुल योग क्या हो जाना चाहिए, +4 हो जाना चाहिए। इधर -1 है, इधर -1 है, तो अंदर अभी तक कितना है, -2, क्योंकि NH3 तो उदासीन होता ना, उसकी वजह से आवेश तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपको क्या करना है, -2 से कहाँ तक जाना है, +4 तक जाना है। यानी 2 केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का कुल ऑक्सीकरण अंक का जो योग होगा वो +6 होगा। +6 और -2 मिलाकर ही तो कितना हो पाएगा, +4 हो पाएगा ना। +6 है, 2 केंद्रीय धातु आयन में क्या कर दो, डिवाइड कर दो, यानी ये वाला कोबाल्ट क्या होगा, +3 में होगा, और ये वाला कोबाल्ट भी क्या होगा, +3 में होगा। अब नाम, तो नाम कैसे लिखोगे, ध्यान से देखना, पहले इस हिस्से का नाम, फिर सेतु लिगेंड, फिर इस हिस्से का नाम, और फिर क्या करना, काउंटर आयन लिख दो। यानी एक नाम तो इसका क्या होगा, टेट्राएमीन कोबाल्ट 3rd, ये इधर वाला हिस्सा हो गया। उसके बाद अंग्रेजी वर्ण वाला क्रम लगाओ, तो क्या आएगा, म्यू एमिडो, NH2- को क्या बोलते हैं, एमिडो, देन म्यू हाइड्रोक्साइडो,
म्यू एमिडो हो गया, म्यू हाइड्रोक्साइड हो गया। अब इधर वाला हिस्सा टेट्रा एमीन कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन थर्ड। और अब काउंटर आयन, काउंटर आयन क्या है? नाइट्रेट। ये नाइट्रेट लिख दिया तो पूरा नाम क्या होगा? टेट्रा एमीन कोबाल्ट थर्ड म्यू एमिडो म्यू हाइड्रोक्साइडो टेट्रा एमीन कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट। एक और लिख सकते थे वैसे, क्या करो, ये दोनों हिस्से तो एक जैसे दिख रहे हैं, इनको एक साथ ले आओ और ब्रिजिंग लिगैंड को पहले लिख लो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। तो क्या हुआ? म्यू एमिडो, उसके बाद म्यू हाइड्रोक्साइडो, म्यू एमिडो म्यू हाइड्रोक्साइड हो गया। अब लगाओ बेस सेकेंडरी सेट ऑफ प्रीफिक्स और पूरा एक हिस्सा जो 2 बार रिपीट हो रहा है उसको लिख दो। क्या है वो हिस्सा? टेट्रा एमीन कोबाल्ट थर्ड, ये हिस्सा है जो बार बार रिपीट हो रहा था। और उसके बाद क्या करोगे? काउंटर आयन, काउंटर आयन क्या है? नाइट्रेट। ये हो गया पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी नाम। आसान है, ये कोई भारी भरकम काम नहीं है। एक चीज और बच गई बेटा, हालांकि मैं पहले ही बता देता, अभी लिख लें, क्या फर्क पड़ता है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ही तो चल रहा है। अगर उभयदंतुक लिगैंड आता है आईयूपीएसी नाम में तो आपको वो परमाणु बताना पड़ता है जिससे कि केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन के साथ बंध बना है, उपसहसंयोजी बंध बना है। सपोज केंद्रीय धातु परमाणु की तरफ NO2 का नाइट्रोजन है, इसका सीधा सीधा मतलब है उपसहसंयोजी बंध नाइट्रोजन से लगा हुआ है। तो क्या लिखोगे? नाइट्राइटो N। यहाँ पर कैपिटल N क्या बताएगा कि बंध नाइट्रोजन से लगा है। या फिर ONO लिख दिया हमने, यानी केंद्रीय धातु परमाणु की तरफ क्या लगा हुआ है? ऑक्सीजन है, NO2 माइनस का। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि उपसहसंयोजी बंध जो है वो ऑक्सीजन से लगा हुआ है। ऑक्सीजन से बंध लगा है तो नाम क्या होगा? नाइट्राइटो O। इसी तरह से थायोसाइनेटो S और थायोसाइनेटो N। थायोसाइनेटो S लिखे जाने का मतलब उपसहसंयोजी बंध सल्फर से लगाया जा रहा है। थायोसाइनेटो N लिखे जाने का मतलब उपसहसंयोजी बंध नाइट्रोजन से लगाया जा रहा है। आइए देखते हैं क्या होगा आईयूपीएसी नाम। सिंपल जो रूल है वही फॉलो करना है, कोई भारी भरकम दिमाग तो लगाना नहीं। ऑक्सीकरण अंक कैसे आएगा? +2 होना चाहिए। नाइट्राइट पे कितना होता? -1। एमीन पे कितना होता? 0। कितना ऐड करोगे कि +2 आ जाए? +3। अब नाम पहले लिगेंड अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में 5 एमीन है तो क्या बोलोगे? पेंटा एमीन। उसके बाद एम्बिडेंटेड लिगेंड आ गया नाइट्राइटो O। ये O क्या बता रहा है कि बंध ऑक्सीजन से लगा है। क्यों? क्योंकि कोबाल्ट की तरफ ऑक्सीजन लिखा हुआ है, तो नाइट्राइटो O। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम वो क्या है? कोबाल्ट। ऑक्सीकरण अंक रोमन में 3rd। यहाँ कुछ है ही नहीं, काउंटर आयन नहीं है, वो आयन एक प्रजाति है, तो लास्ट में आयन लिख के खाली छोड़ दो। ये हो गया आईयूपीएसी नाम। सपोज मैं इसको कुछ इस तरह से लेता, CONH35NO2, और अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? क्या होगा? ऑक्सीकरण अंक हम पहले ही निकाल चुके हैं +3 में। सो क्या आने वाला है? पेंटा एमीन। 5 NH3 हैं तो पेंटा एमीन। उसके बाद नाइट्राइटो N। नाइट्राइटो N क्या बता रहा है? उपसहसंयोजी बंध नाइट्रोजन से लग गया। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कोबाल्ट। ऑक्सीकरण अंक रोमन में 3rd। आगे कुछ काउंटर आयन नहीं है तो आयन लिख के छोड़ दो। वैसे अगर आपने नाइट्रो लिख दिया ना तो ये नाइट्राइटो N नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। नाइट्रो वर्ड ही अपने आप में ये काफ़ी होता है बताने के लिए कि नाइट्रोजन से उपसहसंयोजी बंध लगा है। यानी इसका एक और नाम लिखा जा सकता था। क्या लिखा जा सकता था? पेंटा एमीन नाइट्रो कोबाल्ट 3rd आयन। दोनों एक्सेप्टेबल हैं। सो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में फॉर्मूला दिया है और नाम कैसे लिखना है ये हिस्सा हमने कंप्लीट किया। अब ये भी तो हो सकता है कि आपको क्या दे दिया जाए?
नाम दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कि फॉर्मूला लिख के बताओ, तब क्या करोगे? सबसे आसान काम अगर कुछ है तो वो यही है कि नाम सामने वाला आपको दे दे, एग्जामिनर आपको दे दे और आपसे बोल दे कि भी फॉर्मूला लिख के बता दो, क्या करोगे? नाम में पहचानो धनायन कौन सा है, ऋणायन कौन सा है। पहले धनायन लिखो, फिर ऋणायन लिखो। संकुल हैं तो केंद्रीय धातु परमाणु लिख दो, केंद्रीय धातु आयन। जैसे टेट्राएमीन लिखा हुआ है तो उसके बाद 4 एमीन लिख दो। डाइक्लोराइड लिखा है तो 2 क्लोराइड लिख दो। इतना ही तो करना है। तो धनायन लिखो, ऋणायन लिखो, संकुल हैं तो केंद्रीय धातु आयन पहले लिखो, उसके बाद लिगेंड जिस सीक्वेंस में नाम में दिखाई दे रहे हैं उस सीक्वेंस में लिखते जाओ। फाइनली धनायन के ऊपर जो आवेश है, ऋणायन के ऊपर जो आवेश है, उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कैची घोड़ा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करो, सरल अनुपात में उसको लिख दो। बन गया फॉर्मूला। देखो कैसे करना है, मैं समझाता हूं। सपोज ये एक नाम है जो आपको दिया गया है, आपको फॉर्मूला बनाना है। अब ये नाम देखते ही समझ में आ गया होगा कि ये हिस्सा तो किसका है, ऋणायन का है, और यहां से लेके यहां तक का हिस्सा किसका है, धनायन का है। धनायन बना लिया जाए पहले। धनायन में केंद्रीय धातु आयन कौन सा है, क्रोमियम, तो ये मैंने क्रोमियम लिखा। अब लिगेंड 4 तो एमीन है तो ये 4 एमीन लिख दिए। 2 क्लोराइड है, डाइक्लोराइडो, सो 2 मैंने क्लोराइड लिख दिए और ये कंप्लीट हो गया। आवेश कितना आना चाहिए क्रोमियम का, इस धनायन पे आवेश कितना आना चाहिए, कैसे निकलेगा? फिक्स है कि क्रोमियम +3 में है। क्रोमियम +3 में है तो ये तो ऑक्सीकरण अंक कितना हुआ, +3, ये कितना है 0, ये कितना है -2, तो कुल योग कितना आया? कुल योग इन सबका जो आ रहा है वो कितना, +1। इसका मतलब ये जो आयन मैंने लिखा है इस पर आवेश +1 आएगा। और ऋणायन क्या है आपके पास, क्लोराइड है, -1 है। अब अगर इधर 1 और 1 है तो कैची गुणा करके लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, 1:1 में सीधे सीधे Cl लिख लो। तो फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला ओवरऑल लिख ही देते हैं, CrNH3 Cl2Cl, ये होगा। चलो एक और देखते हैं, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट, इसका बनाना है फॉर्मूला। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये तो आपका धनायन है, इधर वाला हिस्सा क्या है, ऋणायन है। ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखी हुई है 3rd, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखो, धनायन लिखो, धनायन ये रहा K+। अब ऋणायन लिखो, ऋणायन में केंद्रीय धातु आयन, फेरेट यानी आयरन, हेक्सासाइनाइडो यानी इस पर क्या होंगे, 6 साइनाइड होंगे। अब आवेश जो ऋणायन है उस पर आवेश क्या होगा, तो भाई आयरन दे रखा है कि +3 में होना चाहिए, ये कर दिया +3 में। 6 साइनाइड का कितना होगा, -6 होगा। कुल योग इन दोनों का कितना आया, -3, यानी जो ऋणायन आप बनाने जा रहे हो उस पर -3 आवेश आएगा। तो ऋणायन पे -3 है, धनायन पे K+ है। क्या करोगे, इस चार्ज को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इसका 1 इधर जाएगा, इसका 3 इधर आएगा। क्या बना पूरा फॉर्मूला, क्या बनेगा इस केस में, K3FeCN6। सबसे आसान काम होता है बेटा कि आपको क्या दे दिया जाए, नाम दे दिया जाए और बोला जाए फॉर्मूला बनाओ। इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। वन ऑफ द मोस्ट सिंपल थिंग यू कैन डू इट। यहाँ पर हम अपना IUPAC नामांकन खत्म करते हैं और अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आप तक भी पहुँचें, आप भी उनका लाभ ले सकें, तो प्लीज़ कॉल करें 1800 21 21 799।